स्कैल्प सोरायसिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका डायग्नोसिस बनने में ही साल 2 साल लग जाते हैं। अच्छा। पेशेंट सिर्फ डैंड्रफ कर करके ही अपने अलग अलग शैम्पू यूज करता रहता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मैं एक स्पेशलिस्ट के पास हूँ और ये है आयुर्वेदा डॉक्टर तरुण गुप्ता, और इनसे हम जानेंगे सोराइसिस के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी, सोराइसिस के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से कैसे शुरू होता है। अगर शुरू होने से पहले अगर कुछ लक्षण से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो मैं दर्शकों को चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बताएं। देखो, सोरियासिस एक तरह का स्किन डिसऑर्डर है जी। जिसके बारे में ना लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सोरियासिस एक दूसरे से फैलता है। पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये ऐसा डिजीज नहीं है जो आपके छूने से या आपके गंदे टॉवल को यूज करने से दूसरे को फैलेगा, है ना। और ना ही ये इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब किसी इन्फेक्शन के कारण, है ना, ये हमारी बॉडी में नहीं आता। हमारा बॉडी खुद ही इसको तैयार करता है एक तरह से। तो उसका क्या कारण हो सकता है अगर बॉडी में खुद ही ये डिजीज बन रही है? तो हमारे खान पीन, हम जो खाना पीने का जो हमारा तरीका है वो बहुत बदल रहा है आजकल। इसके अलावा हमारा जो डेली रूटीन है, शेड्यूल है हमारा सुबह से लेकर शाम तक का, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, वो सब बहुत बदलता जा रहा है। इसलिए आप देखिए पिछले लगभग 10 से 15 सालों में सोरियासिस के पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं जी, है ना। तो अब आजकल की डेट में आप देखो, ज्यादातर लोगों के पास खाना खाने के लिए अलग से टाइम नहीं है। हम जब छोटे होते थे तो ये कहते थे जब खाना खा रहे हो तो शांति से बैठ के खाना खाओ और खाने को एंजॉय करो जी। आजकल आप देखो, खाना खाते हुए लोगों के मोबाइल फोन ऑन होते हैं, लोगों के टीवी ऑन होते हैं, लोगों की फोन कॉल्स भी ऑन होती हैं। और बहुत सारे लोग तो जब घर से ऑफिस जा रहे होते हैं तो गाड़ी ड्राइव करते हुए या पीछे बैठ के खाना खा रहे होते हैं जी। तो हम खाने को एंजॉय ही नहीं करते, हम खाने को एक काम की तरह करते हैं, है ना। तो आयुर्वेद में बहुत क्लियर कट मेंशन है कि जब आप खाना खाएं तो खाने के अंदर इन्वॉल्व होइए, खाने को महसूस कीजिए, खाने के जो रस हैं, जो उसके स्वाद है उसको महसूस कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है और खाने का डाइजेशन बेटर होता है। तो जब भी हम सोरियासिस की अगर बात करें हम, तो हमको अपने खाने पीने पे, खाने के टाइमिंग्स पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए हमको जी जी। अच्छी, जो आपने पाचन क्रिया के बारे में बात की, यानी सोराइसिस का उससे बहुत बड़ा संबंध है। हाँ मैम, अमूमन ये देखा गया है कि जो पेशेंट बहुत भारी खाना खाते हैं, बहुत तला हुआ खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या पनीर का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या जिनकी डाइट में अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और उनके खाने पीने के टाइमिंग्स बहुत ख़राब हैं, उनको सोरियासिस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात, अमूमन पेशेंट से ये बात समझ में आती है कि पेशेंट कहता है मैंने ये अपना मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मैंने रहना शुरू किया और खाना मैं बाजार से लेके खाता हूँ या मैंने कोई कुक रखा हुआ है, मैं उससे खाना खाता हूँ, तो मैं तब से महसूस कर रहा हूँ मुझे ये चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो धीरे धीरे पेशेंट से उसके सिम्टम्स जान के, उसके कारण जान के समझ में आता है कि खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर जी। अच्छा, सोराइसिस की बात तो हम कर रहे हैं, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे स्किन डिजीज होते हैं, सोराइसिस क्या है, वो किस तरह की स्किन डिजीज है? सोरियासिस में आपकी जो ना स्किन की एक क्वालिटी होती है, वो उसका वियर टियर चलता रहता है ना। पुरानी जो धातु है वो टूटती रहती है, नई आती रहती है। सोरियासिस में ये जो प्रोसेस है ये स्पीड अप हो जाता है, नए सेल्स की फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होती है। तभी आप देखिए जो स्किन की मोटाई बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके, है ना। और मेन लक्षण में हम जाने तो स्किन की मोटाई बढ़ती है, स्किन में ड्राइनेस आती है, ईचिंग बढ़ती है ज्यादातर केसेस में, और देखने में वो बड़ा मतलब अजीब लगता है पेशेंट को। मतलब कॉस्मेटिक रीजन से बात कहूँ तो पेशेंट को बहुत फील होता है कि ये क्या हो गया मेरे शरीर पे, मैं सुंदर नहीं लग रहा या सुंदर नहीं लग रही। तो ऐसे केसेस में, और इसका एक दूसरा स्वरूप है जिसको हम स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं, जो सर पे होता है जी। उसको ज्यादातर लोग डैंड्रफ से कोरिलेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं आज से लगभग 10 साल पहले 2014 2015 की बात कर रही हूँ, जब मेरे सिर पे मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डैंड्रफ आ गया है। ये एक शुरुआत थी सोराइसिस की, और मुझे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी कि सोराइसिस नामक कुछ ऐसा होता है। तो मैंने डैंड्रफ, उसका बहुत ज्यादा एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह इस्तेमाल किए। फिर मेरे बैक में, मतलब
एक धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस टाइम 80% मेरी बॉडी उस चीज से पीड़ित हो चुकी थी, हर जगह था और मुझे पता नहीं था कि ये है क्या। कभी मुझे मैं उससे चिकन पॉक्स समझती थी या कुछ अलग अलग। तो ये जो लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और 3-4 साल तक मैं एलोपैथ में भी भटकती रही। वहां पर बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड वगैरह दिए जाते थे जिसका बहुत सारे साइड इफेक्ट है। बाद में मैं आयुर्वेद की तरफ घूमी और आपके पास आई और वहां से इलाज शुरू किया। आपने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला और मैंने वहां से शुरुआत की, पॉजिटिवली मैंने शुरू किया। इसको अलग अलग इसके रूप है ना, और हर 2-3 साल में ये बढ़ सकता है, जड़ से खत्म नहीं होता है। ये क्या ऐसी ये बात सही है कि जड़ से खत्म नहीं होता? कुछ हद तक सही नहीं है ये बात। सोरियासिस के ना बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं तो कुछ सोरियासिस हैं जिसमें कफ वृद्धि, शरीर में कफ वृद्धि बहुत ज्यादा होती है जी। तो जो सोरियासिस कफ और वात के कारण होते हैं वो पूर्ण तरह से क्यूरेबल हैं, है ना। उनको आप ठीक कर सकते हैं और पेशेंट को जिंदगी भर उससे ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सोरियासिस अभी भी ऐसे हैं जो यापे हैं मतलब आपको एफर्ट करते रहना पड़ता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सारे केसेस में एक बार ठीक होने के बाद पेशेंट अगर अपने लाइफस्टाइल पे और अपनी डाइट पे अगर संयम रखे तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि पेशेंट को 10-15 साल हो गए, सोरियासिस दोबारा से रिकर नहीं किया है। तो सोरियासिस किस हद तक ठीक हो सकता है, ये इसका बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो पेशेंट के पास खुद ही है। अगर वो खुद ये समझे कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मुझे संयमित रहना है अपने खान पान के साथ, तो डेफिनेटली वो जिंदगी भर ठीक रह सकता है, इसमें कोई शक नहीं है इसके अंदर। जी। अगर जैसे आपने जो स्कैल्प की बात की और इस तरह के लक्षण अगर दिखने लगते हैं और वो कैसे ऐसी एरियाज में है जहां पर इस तरह की उसको नहीं, तो वो क्या डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, स्कैल्प सोरियासिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका डायग्नोसिस बनने में ही 1-2 साल लग जाते हैं। पेशेंट सिर्फ डैंड्रफ कर करके ही अपने अलग अलग शैम्पू यूज करता रहता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कुछ टाइम के लिए दबाते हैं फिर उड़ जाते हैं, फिर दोबारा से सिम्टम्स आ जाते हैं उसके दोबारा से। तो एक बार सोरियासिस डेवलप हो गया तो ये चांसेस बहुत कम है कि सिर्फ वो डाइट से ठीक कर ले। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ओबीस है और उसको सोरियासिस है जिसमें कफ वृद्धि है, कफ वृद्धि के कारण वो हुआ, तो अगर वो अपना वेट लॉस करेगा और कुछ भी नहीं करे इसके अलावा, सिर्फ डाइट मॉड्यूलेशन करे, मतलब डाइट चेंजेस करे और वेट लॉस करे, तो भी वो देखेगा उसके पैचेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जी। क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की जलन भी होती है, कई बार इचिंग भी होती है, तो ये सब उसको और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं क्योंकि एक छोटा सा पैच बनता है और फिर वो धीरे धीरे फैल जाता है। तो उसमें सोरियासिस में सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये रोग जो है चिरकालीन होता है, मतलब बहुत टाइम से रहता है और पेशेंट इसको ज्यादातर इग्नोर करता है, तो इसने फैलना शुरू हो जाता है। सिम्टम वाइज बात करें तो इसमें 2-3 तरह के सिम्टम्स प्रमुख हैं। पहला तो ये, पेशेंट को बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को पित्त वृद्धि होती है तो उसको जलन होती है। वो जैसे धूप में जाता है, या मैं गृहिणी की बात करूं, अगर वो किचन में काम कर रही है और गर्मी है तो उसको वहां पर हल्की जलन और बर्निंग शुरू हो जाएगी। तो सिम्टम वाइज एज पर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हमेशा बदल जाएगा, आपकी खान पान की जो प्रिकॉशंस हैं वो बदल जाएंगी। तो जब भी आपको सोरियासिस है तो मेरा सजेशन तो यही है, आप आपके नजदीक जो कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है आप उसके पास जाइए, परामर्श लीजिए, ये जानिए कि आपका सोरियासिस किस तरह का है, उसमें किस तरह की दवाइयाँ उनको चाहिए और किस तरह का उसको खान पान में चेंजेस करने पड़ेंगे। जी। जैसे अगर आयुर्वेद की तरफ आते हैं तो अगर स्टार्ट मतलब उसका कितना टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, कितना उनको पेशेंस रखना पड़ेगा कि इलाज मेरा इतना लंबा टाइम चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल यही इसी बात की आती है। देखिए, नॉर्मली अगर सोरियासिस पुराना है, किसी को 4-5 साल से है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कम से कम 1 साल तक इलाज कीजिए। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को 6 महीने 8 महीने के बाद आराम आना शुरू होगा। नॉर्मली पेशेंट को जो सिम्टम्स में चेंजेस हैं वो 15 दिन से लेकर 4 हफ्ते में सिम्टम्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बीमारी पुरानी है और धीरे धीरे ये आपकी इम्यूनिटी पे भी अटैक करती है, तो इसलिए हमको लंबा टाइम इसलिए चाहिए होता है ताकि रिकरेंस ना हो। और रिकरेंस को रोकने के लिए ही इसमें कुछ पंचकर्मा की कुछ विधियां हैं जो की जाती हैं, जो बॉडी को एक तरह से क्लेंस करती हैं, शुद्धिकरण करते हैं। उसमें मेनली तो वमन और विरेचन किया जाता है। पेशेंट को हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप 1 साल दवाई खाइए, उसके बाद नॉर्मली हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं। लेकिन पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप 2 साल या 3 साल तक ये जो शुद्धि क्रिया है, मतलब वमन और विरेचन है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिए ताकि इसके दोबारा आने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। 2-3 साल यानी साल में एक बार साल में एक बार आपको वमन करना है, साल में एक बार आपको विरेचन करना है,
बस इतना। दवाई से आपको लगभग 9 महीने से लेकर 1 साल खानी होती है। उसके बाद अगर सिम्टम्स एग्रेवेट करें, सिम्टम्स नॉर्मली एग्रेवेट तब करते हैं जब पेशेंट अपनी खान पान को बिल्कुल भूल जाता है, अपने लाइफस्टाइल को फिर से खराब कर लेता है वो, है ना, तो ही नॉर्मली सिम्टम्स आते हैं। या कई बार क्या होता है, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का वेदर ना बहुत वेरिएबल है, बहुत गर्मी पड़ती है, फिर बहुत उमस का वेदर आता है, फिर बहुत ठंड पड़ती है। तो चेंजिंग वेदर में कई बार ये एक बार एग्रेवेट करता है, लेकिन फिर ये सेटल हो जाता है। अच्छा, वेदर भी इस पर असर करता है? वेदर भी इस पे असर करता है। जब ये ऐसे अभी ये बहुत ज्यादा उमस है, उमस का मौसम भी बहुत खराब, उमस के मौसम में और बहुत सर्दियों में नॉर्मली ये बढ़ता है। जो कफज वाला जो सोरियासिस है वो सर्दी में बढ़ेगा। सर्दी में पेशेंट कहेगा कि मेरे जो पैचेस हैं वो मोटे हो रहे हैं, मुझे खुजली भी ज्यादा हो रही है, नए पैचेस भी आ रहे हैं। लेकिन जो पित्ता डोमिनेंट वाला सोरियासिस है जिसमें पेशेंट को जलन होती है, वो नॉर्मली गर्मियों में बढ़ेगा वो हमेशा। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको किस तरह का सोरियासिस था, और आपको सीजन वाइज भी आपको थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उसके लिए आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे ये तो चीजें चल रही हैं, इलाज चल रहा है, ये क्या जो खान पान है उस पर बहुत ज्यादा असर करता है, ये है ना? स्ट्रेस का कितना फर्क पड़ता है? स्ट्रेस का फर्क भी है डेफिनेटली। स्ट्रेस, अगर पेशेंट को बहुत स्ट्रेस रह रहा है तो भी उसका सोरियासिस एग्रेवेट करेगा, पैचेस बढ़ेंगे उसके। तो इसलिए जब भी पेशेंट आता है उसको हम डेफिनेटली कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं ताकि उसका स्ट्रेस कम रहे, जैसे ब्राह्मी जैसी चीज़ें। इसके अलावा पेशेंट को बोला जाता है कि आप प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप उस तरह के वातावरण में ना रहें जहाँ पे जो आपको स्ट्रेस देता है ना। खाली ना रहिए, किसी से बात, कभी भी कोई स्ट्रेस हो किसी से बात कीजिए। तो इस तरह की चीजें आप करते रहेंगे तो आप स्ट्रेस को काफी हद तक कंट्रोल में रख पाएंगे। आप अपने इमोशंस को दबा कर ना रखिए, इमोशंस का दबा के ना रखें, किसी से बात कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें अपने मन से निकाल लेते हैं, है ना। तो इसलिए सोरियासिस के ट्रीटमेंट में डेफिनेटली चिंता और मतलब चिंता का भी एग्रेवेटिंग फैक्टर है ही, वो भी आपके पैचेस को, आपकी ईचिंग को बढ़ाता है। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऑफिस में कोई स्ट्रेस चल रहा है और पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा, सर पिछले 4-5 दिन से सर बहुत ईचिंग बढ़ गई है। तो जब आप उससे पूछो तो वहाँ वो बताएगा सर कुछ स्ट्रेस चल रहा है ऑफिस में आजकल। तो रोल तो है इसका डेफिनेटली जी। अच्छा, कि कोई अगर सोरियासिस से पीड़ित है तो क्या उनको हड्डियों की भी समस्या हो सकती है? लॉन्ग टर्म में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस जी। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको सोरियासिस है उनको सोरियाटिक अर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी सोरियासिस पेशेंट को सोरियाटिक अर्थराइटिस हो जाए। अच्छा, ये कब कितना आगे बढ़कर सोरियासिस का कौन सा रूप होता है जो इस तरह का अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी अर्थराइटिस रह रहा है या जिनकी एज 45-50 से ऊपर हो गई है, उनको जॉइंट्स पेन रह रहा है। तो ऐसे में जब भी स्ट्रेस बढ़ता है और सोरियासिस बढ़ता है तो अमूमन ये देखा गया है कि उनके किसी स्पेसिफिक जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हम दोनों को साथ लेके चलते हैं, सोरियासिस को भी और सोरियाटिक अर्थराइटिस जो अर्थराइटिस है उसको भी लेके साथ में चलते हैं। और ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अगर इसको अपनी जीवन शैली से जोड़े, अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं और कुछ दवाएं, निश्चित दवाओं के साथ आप ठीक हो सकते हैं। आप ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आप ये कहें कि ये तो जीवन भर मेरे साथ रहेगी, ऐसा नहीं है। आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा जी जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी बातचीत सुन रहे हैं और उनके कुछ लक्षण हो जिनसे आप उनको कन्वे करें और किस तरह से अपने लक्षण को पहचान करके वो फिर डॉक्टर की तरफ आए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी बॉडी पे कोई भी आपको अनयूजुअल स्किन पैच अगर लगे, है ना, तो डेफिनेटली डॉक्टर से मिलिए। स्किन डिजीज बहुत तरह की हो सकती हैं, तो कभी भी स्किन डिजीज को इग्नोर ना करें और हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी दादी नानी जो खाने की चीज़ें बताती थी खानी चाहिए, आपको वापस उन पे ही जाना पड़ेगा। हम जो आजकल अपने खान पान को बिल्कुल बदल लिया है, वेस्टर्नाइज हो गए हैं, हमको लगता है जो बाहर के फ्रूट्स हैं, बाहर के फल हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जहाँ पे उगती है ना, वो वहाँ के प्राणियों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप हिंदुस्तान में भी देखें तो हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि हर 100 किलोमीटर पे या हर कुछ किलोमीटर पे खान पान बदलता है ना। आज आप दिल्ली में कहिए कि आप नारियल का तेल यूज कीजिए तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही अगर आप साउथ इंडिया जाओ तो वो नारियल का तेल ही यूज करते हैं कुकिंग के अंदर। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जो चीजें जहाँ पे उग रही हैं और जिस सीजन में पैदा हो रही हैं
उनका कंजम्पशन रखिए, जी है ना। तो आप किसी भी तरह की बीमारी से आप बच सकते हैं। जी। अच्छा, 2 चीज़ें और, जो खान-पान की बात करें तो इसमें कौन-कौन से खाने वर्जित हैं, जो कि जैसे हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? मतलब मोटे तौर पे बात करें तो जो सोरियासिस होता है वो नॉर्मली कफज टाइप का सोरियासिस ज़्यादा देखा गया है। तो अगर कफज प्रोमिनेंट सोरियासिस की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे बहुत ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें, दही का बहुत ज़्यादा सेवन करना, पनीर, खोए का सेवन करना, तले हुई चीज़ों का सेवन करना, भूख नहीं है लेकिन फिर भी खा लेना, अच्छा। है ना। इन सब चीज़ों का प्रयोग करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जी, ये सब चीज़ें ही धीरे धीरे करके आपको किसी भी डिजीज़ की तरफ लेके जाती हैं। जी। ये हेरिडिटरी डिज़ीज़ भी है क्या? हेरिडिटरी डिजीज़ भी है। ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स को या आपके परिवार में अगर किसी को है तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर डिजीज़ हेरिडिटरी है तो उसमें ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी लंबा होता है फिर। जी। अच्छा, इसका अगर छोड़ दिया जाए, सोराइसिस है और उसे छोड़ दिया जाए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसे रिमोट एरिया में है, कोई उसे समझ में नहीं आ रहा, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि सोरियासिस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, अच्छा। जानलेवा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो सिम्टम्स हैं वो आपको इतना तंग करेंगे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको परेशानी होगी। आप सारा दिन बैठ के आप खुजा रहे हैं और खुजाते-खुजाते आपकी स्किन झड़े जा रही है, तो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा घाव का रूप ले लेता है ये, बिल्कुल। घाव का रूप नॉर्मली नहीं लेता है ये ड्राई ही रहता है ये। इसमें से नॉर्मली जो सोरियासिस है उसमें से कभी पानी, मवाद वगैरह भी नहीं आता है। ऐसे बहुत रेयर टाइप के सोरियासिस हैं जहाँ ऐसा होता है। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कई बार कि पेशेंट अपने किसी काम में दिमाग लगा ही नहीं पाता, उसका मन लगता ही नहीं है, क्योंकि इतनी सीवियर इचिंग होती है और जो पैचेस हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं फिर वो। तो उसको ट्रीट तो करना चाहिए। इसको ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। कि बहुत लोग ऑयलिंग वगैरह करते रहते हैं कि हाँ नहीं ठीक। ऑयलिंग करके आप सप्रेस कर सकते हो उसको। आपने ऑयल किया तो आपकी ईचिंग कम हो जाएगी 3-4 घंटे के लिए, लेकिन आपकी डिजीज ठीक नहीं हो रही है। सिर्फ ये डिजीज एक्सटर्नल नहीं है, ये डिजीज इंटरनल है। तो बिना कुछ मेडिसिन खाए, सिर्फ ऊपर से एप्लीकेशन से आप इस डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। आप कुछ टाइम के लिए दबा सकते हो आप। जी, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह चलते रहते हैं, वो अपनी दवा बता रहे हैं कि आपको ये ले लेना चाहिए, सोराइसिस ठीक हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, इंफॉर्मेशन ब्लास्ट कह सकते हैं, तो उसको अगर यूज कर सकते हैं तो फिर क्या वो ठीक हुआ जा सकता है अगर इस तरह से उसको फॉलो? देखो, ये तुक्का है। अगर तुक्का लग गया तो आप ठीक भी हो सकते हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि आपका सोरियासिस किस तरह का है, क्या दोष प्रोमिनेंस है उसके अंदर। अगर आप उसको जाने बिना ट्रीटमेंट करोगे तो कई बार फर्क पड़ेगा भी, आराम आएगा भी, लेकिन कई बार आपकी डिजीज बढ़ भी जाएगी आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डिजीज पित्ता प्रीडोमिनेंट है, पित्त के कारण बढ़ रही है, और आप गरम गरम चीजें खाओगे तो डिजीज आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मेरा सुझाव तो यही है, जब भी आपको सोरियासिस हुआ, आपको पता लगा कि आपको सोरियासिस है, कोई भी स्किन डिजीज है, अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से परामर्श कीजिए और उससे समझिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्योंकि आयुर्वेद में एक ही बीमारी का इलाज अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है। हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम पेशेंट का इलाज करते हैं। तो पेशेंट की प्रकृति, पेशेंट की विकृति, पेशेंट का खान पान सब अलग रहता है, तो इलाज भी कभी एक सा नहीं हो सकता, कभी अलग अलग रहेगा वो। जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहे। और अगर आप में कुछ इस तरह के लक्षण हैं तो आप अपने पास के किसी अच्छे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो आप इनके पास भी आ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी और आपको एक अपने इस लंबी बीमारी से निजात भी मिलेगी। हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी ऐसे टॉपिक के साथ जो कि रेयर जाने जाते हैं। डॉक्टर तरुण गुप्ता के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विकल्प मीमांसा मुझे और को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।